गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट्स में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के पिछले पार्ट्स में हम लोग जो है असोफाइगस तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग को जो टॉपिक है वो रहेगा स्टमक। देखिए जो स्टमक होता है ये थोड़ा सी शेप की आकृति का होता है। जैसे अगर मान लेते ये असोफाइगस था तो इसी में जो है ये कुछ मुड़ा हुआ सी शेप आकृति का ये संरचना होता है। तो ये पूरा पार्ट होता है इसको हम लोग स्टमक कहते हैं। जो स्टमक होता है इसमें जो इसके मसल्स होते हैं वो काफी भंजमय होते हैं, यानी इसका जो पेशी स्तर होता है वो काफी भंजमय होता है और ये चार पार्टों में बटा होता है। सबसे ऊपर का जो भाग होता है इसे हम लोग कार्डियक पार्ट कहते हैं, कार्डियक पार्ट। इसके बाद इसमें फंडिक पार्ट आता है, ऊपरी भाग फंडिक पार्ट। फिर बॉडी ऑफ स्टमक आता है, बॉडी ऑफ स्टमक। और नीचे की ओर आता है पाइलोरस या पाइलोरिक पार्ट। तो इस तरह से जो स्टमक होता है वो ह्यूमन स्टमक चार भागों में बटा होता है। अगर हम कुछ रूमिनेंट जानवरों की बात करें, रूमिनेंट मतलब होता है जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, उनमें जो स्टमक होता है वो चार कक्षों में बटा होता है। कि ह्यूमन में जो स्टमक होता है एक ही कक्ष में बटा होता है, उनमें चार कक्ष में बटा होता है। तीन कक्ष जो होते हैं उसमें से जो तीन कक्ष होता है वो तीन कक्ष जो जुगाली करने वाले होते हैं उससे भोजन को वापस जो ला करके अपने मुंह में फिर से उसको जो लुगदी बनाते हैं, क्योंकि वहां पर सेलुलोज का पाचन करना होता है। एक जो चैम्बर होता है उस एक चैम्बर में जाकर के भोजन वहां पर डाइजेस्टिव का काम करेगा, नहीं वहां पर जो उसका एकदम सरल मालिक्यूल टूट जाता है तो वहां पर जाता है। इसी प्रकार ऊंट के बारे में पढ़े होंगे तो ऊंट में भी जो होता है उसमें भी चार कक्षों में बटा होता है, लेकिन उसमें जो दो थैलियां होती हैं उन दो थैलियों में वो जल भर सकता है, यानी उसमें जो जल होता है वो जल वहां पर जो है उस थैलियों में भरता है। तो ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो है चार पार्ट से बटे होते हैं। उसका स्टमक जो होता है सी शेप का होता है, अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स ये पूरा जो है रहता है। और उसमें चार पार्ट कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक पार्ट पाया जाता है। इसके अंदर जो काफी भंजमय पाया जाता है। और इसमें एक चीज जो है इसमें दो प्रकार की मूवमेंट होता है। एक उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और एक होता है चर्निंग मूवमेंट। यानी इसमें जो है क्रमाकुंचन गतियां और मंथन गतियां दोनों एक साथ होती हैं। इसमें जो असोफाइगस मैंने बताया था जो क्रमाकुंचन गतियां होती हैं वो एक दिशीय होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, जबकि इसमें क्या होता है जो क्रमाकुंचन गतियां होता है इस कार्डियक पार्ट से स्टार्ट होता है और स्टार्ट होकर के ये इस पाइलोरिक पार्ट पर आता है, फिर टकरा करके वापस आ जाता है, यानी बाई डायरेक्शनल यहां पर होता है। जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, द्विदिशीय होता है। यानी एक बार कार्डियक पार्ट से स्टार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट तक आता है, फिर पाइलोरिक पार्ट से वापस कार्डियक पार्ट की ओर चला जाता है। जबकि चर्निंग वाला होता है, मंथन होता है, जैसे मथा जाता है कोई चीज, उसी प्रकार से भोजन को मथने का काम जो है ये करता है। इसकी जो दीवारें होती है उस दीवारों में जो स्टमक वाल होता है जो है यहाँ पर जो अमाशय की जो भित्ति होती है वो दीवार होती है, उस अमाशय की दीवारों में अनुमानतः लगभग जो है 3.5 करोड़ यानी करोड़ जो है यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ध्यान में लगभग अनुमानतः 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो है चार प्रकार की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। मुख्य रूप से चार कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। पहला इसमें होता है जो सबसे पहला इसमें म्यूकस नेक्स सेल, म्यूकस नेक्स सेल होता है। श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिका कहते हैं। इस श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिका से यहाँ पर जो है म्यूकस का स्राव होता है, श्लेष्म का स्राव होता है। दूसरा इसमें जो होता है उसको पेराइटल, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल पाया जाता है। इससे जो HCl का स्राव होता है और कुछ जो है इंसेंट्रिक फैक्टर का स्राव होता है, कुछ तात्विक कारक का स्राव होता है। तात्विक कारक इंसेंट्रिक फैक्टर का काम होता है विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है।
इसके अलावा इसमें जो है जाइमोजेनिक सेल होता है। इस जाइमोजेनिक को हम लोग जो है यहाँ पर चीफ सेल के भी नाम से जानते हैं, चीफ सेल होता है। इससे जाइम शब्द जहां पर आ जाएगा ध्यान रखना है, यहाँ पर एंजाइम का स्राव होता है। तो इससे जो पेप्सिन होता है, इस पेप्सिन का जो प्रो एंजाइम है, पेप्सिन का जो प्रो एंजाइम होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं पेप्सिनोजेन, उस पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन जो होता है वो इस जाइमोजेनिक सेल से होता है। और इसके अलावा इसमें जो है गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम का भी सिक्रीशन होता है। और अगर मान लीजिए शिशु अवस्था है, दूध पीते हैं मान लेते हैं, तो वहां पर जो है रेनिन का भी स्राव जो है यहाँ पर होता है। चौथी जो कोशिका होती है उसको कहते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल, एंटीरो एंडोक्राइन सेल। एक चीज ध्यान देना, जहां पर एंडोक्राइन शब्द आ जाएगा वहां पर निश्चित रूप से कोई ना कोई हार्मोन का स्राव होता है। तो इससे यहाँ पर जो है गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव होता है। और हार्मोन के बारे में एक चीज और जान ले, जो हार्मोन होता है वो हार्मोन का संचय कहीं नहीं होता है, और ये जहां से जिन कोशिकाओं से एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है वो सीधे जाकर के ब्लड में मिल करके पूरे शरीर में पहुंच जाता है, अपने टारगेट सेल को वहां पर जाकर के वो प्रभावित करता है। तो ये जो पदार्थ, ये चार जो भाग होते हैं, चार कोशिका होती है, ये जो है मुख्य रूप से गैस्ट्रिक ग्लैंड के होते हैं। इसमें म्यूकस, एचसीएल, इंसेंट्रिक फैक्टर, पेप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये इतने पदार्थ मिल करके जो है गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इस गैस्ट्रिक हार्मोन को छोड़ करके अगर जितने भी जो है यहाँ पर पदार्थ बन रहे हैं, उन सारे पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसी को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसमें चूंकि HCl प्रेजेंट है, इसीलिए इसका पीएच मान लगभग जो है 0.5 से 1.5 के बीच में जो है होता है, अर्थात यह जो है काफी एसिडिक नेचर का जो है होता है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है, अगर यह एसिडिक है, तेजाब है, तो ये हमारी स्टमक को क्यों नहीं जो है नुकसान पहुंचा पाता है? उसका रीजन होता है यह म्यूकस। यह म्यूकस क्या करता है कि इस जो कोई वो स्टमक का जो भित्ति होती है, दीवार होती है, उस स्टमक के दीवार पर जो पहुंच करके उस पर 3 से 5 मिलीमीटर का एक वसी अस्तर बना लेती है, जिसका कारण जो है जो HCl का प्रभाव उसकी दीवारों पर नहीं पड़ता। इसीलिए हमारे स्टमक में अगर HCl रहता है तो हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो ये था पूरा स्टमक में मुख्य रूप से गैस्ट्रिक ग्लैंड पाता है, जिससे अम्लीय एक गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं? म्यूकस होता है, HCl होता है, तात्विक कारक होता है, पेप्सिनोजेन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, कभी कभी रेनिन भी जो रेनिन एंजाइम है वो भी पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसलिए पदार्थों से मिलकर के जो है यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक जूस बनता है। तो ये पूरा था स्टमक जो होता है इसे थैलेनुमा संरचना भी कह सकते हैं, जहां पर भोजन को कलेक्ट करने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर भोजन को कलेक्ट करने का कार्य होता है। और इसके अलावा इसमें कुछ आंशिक पाचन भी होते हैं, जैसे अल्कोहल हुआ या मेडिसिन हुआ, उसका पाचन यहाँ पर हो जाता है। अल्कोहल और मेडिसिन का पाचन यहाँ पर हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग कोई मेडिसिन लेते हैं तो बहुत तेजी से जो है वो अपना जो असर होता है उसको दिखाने लगता है। 5-10 मिनट में ही वो एक्टिव होकर के हमारी बॉडी को जो भी उस पर प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है। इसके अलावा इसमें अल्कोहल भी जो एब्जॉर्प्शन होता है, अल्कोहल जैसे पीते 5-10 मिनट में नशा चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगला टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। वो इंटेस्टाइन जो होता है चौथा पार्ट, ये तीसरा पार्ट था स्टमक, चौथा पार्ट है इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। और कालेकी इसका जो व्यास होता है डायमीटर होता है काफी पतला होता है, 3 से 5 मिलीमीटर, यानी जो उसका डायमीटर व्यास होता है काफी जो है पतला होने के कारण जिसको लोग छोटी आंत कहते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है और 3 पार्ट्स में बटी होती है। 3 पार्ट्स में बटी होती है। डुओडेनम, जो डुओडेनम होता है अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। जेजुनम,
जेजुनम, जिसको हम लोग मध्यांश कहते हैं, 2.6 मीटर लॉन्ग होता है। और तीसरा होता है इलियम, अप्रॉक्स 3.6 मीटर लॉन्ग होता है। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो होता है ये सी शेप का होता है, सी शेप का जो है ड्यूडेनम होता है, और यही से पैंक्रियाज आकर के जुड़ती है, पैंक्रियाटिक जूस, और साथ में जो बाइल जूस होता है वो बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस आकर के इस ड्यूडेनम में गिरता है, और भोजन की जो अम्लता है, जो स्टमक से अम्ल आया है, उस स्टमक की अम्लता को दूर कर भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। तो ये यहां पर होता है। तो ड्यूडेनम क्या है, एक सी शेप की संरचना होती है जिसमें जो है बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस दोनों आकर के मिलता है, और दोनों मिल करके वहां पर जो है जो भोजन की अम्लता, उस अम्लता को दूर कर भोजन को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करता है। दूसरा जो जेजुनम होता है, या इसकी भी जो मोटाई होती है थोड़ा सा अधिक मोटा होता है। तो इसके जो ड्यूडेनम है या जेजुनम है, दोनों थोड़ा से इसके व्यास की अगर बात करें तो थोड़ा सा ये इसका व्यास जो है इलियम की अपेक्षा अधिक होता है, और इसका इलियम होता है जो इलियम के व्यास कम होती है। अगर पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, इनके दीवारों की बात करें, तो इसकी जो इनर वॉल होती है, इसीलिए इनर वॉल है, अंदर की ओर इनर वॉल, इस इनर वॉल पर छोटे छोटे मखमल के समान संरचनाएं पाई जाती है। यहां पर कुछ छोटे बड़े ऐसे दिखा दी इसको हम, ये तो इसको यहां पर जो ये छोटे छोटे आते हैं इसको कहते हैं विलाई। बहुत छोटे छोटे इसमें जो है रसांकुर पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं। और इसी विलाई के बीच में अगर पूरी बात करें तो इसी के बीच में एक जो है यहां पर, ये ध्यान में एक ही होता है, एक यहां पर जो है लैक्टियल लिम्फ वेसल्स पाया जाता है। तो एक यहां पर लैक्टियल लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, इसकी संख्या एक ही होती है, काफी मोटी सी होती है लिम्फ वेसल। तो ये इसके जो है बीच में पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें बहुत छोटे छोटे जो है बिलाई होते हैं। इसी बिलाई के बीच बीच में जो बिलाई होता है, इसी बिलाई के बीच में, ये इसी बिलाई के बीच में जो है कुछ श्लेष्म के बने हुए श्लेष्मिक कला के भंज पाए जाते हैं। उस श्लेष्मिक कला के जो भंज होता है उसको नाम दिया गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड चूंकि ये दरार के रूप में पाया जाता है, दरारों के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम रखा क्या है, क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन। क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन, लीवरकुहन की दरारें। तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है वो उसी विलाई के बीच बीच में उपस्थित होता है, जिसे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी आंतरिक ग्रंथि या लीवरकुहन की दरारें कहते हैं। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो है इंटेस्टाइनल जूस का स्राव होता है, इंटेस्टाइनल जूस का स्राव होता है। और ये इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, ये इंटेस्टाइनल जूस क्षारीय माध्यम होता है। इसके अलावा जो बिलाई होती है, इनकी बिलाई की कोशिकाओं से भी इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होता रहता है। इसी बिलाई के बीच बीच में कुछ छोटे छोटे यहां पर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई। और ये जो विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं, ये दोनों आपस में मिल करके अवशोषण की सतह को लगभग 600 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो भोजन का डाइजेशन हो चुका है उस भोजन को आसानी से अवशोषित किया जा सके, ज्यादा मात्रा में उसका अवशोषण वहां पर किया जा सके। ठीक, जो ड्यूडेनम होता है, अगर ड्यूडेनम की बात किया जाए तो इस ड्यूडेनम में की जो श्लेष्मिक कला होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्मिक जो कला होती है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन के आधार पटल से लैमिना प्रोपिया यानी कि आधार पटल से जो है, आधार पटल से कुछ यहां पर जो है ग्लैंड्स और भी निकली होती है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रूनस ग्लैंड। ब्रूनस ग्लैंड इसमें जो है निकलती है। और ये जो ब्रूनस ग्लैंड होती है, इसकी जो नलिकाएं होती है, इसका जो ट्यूब होता है, ट्यूब्यूल होता है, नलिकाएं जो होती हैं, ये भी आकर के इंटेस्टाइनल ग्लैंड में ही खुलता है। इन जो क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन है, उसी लीवरकुहन की दरारों में जो है ये खुलता है, यानी इससे जो निकलने वाले पदार्थ होते हैं वो आकर के इसमें स्रावित होते हैं।
इसके अलावा जो लीवर कोन की दरारें होती हैं, क्रिप्स ऑफ लीवर कोन, जो जिसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं, ये क्रिप्स ऑफ लीवर कोन या इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है, इसकी जो अंतिम सिरे होते हैं जैसे ये, इसमें लगातार जीवन भर माइटोसिस सेल डिवीजन होता रहता है और इस माइटोसिस सेल डिवीजन के कारण ये लगातार समसूत्री विभाजन होता है तो नष्ट होता रहता है ऊपर से, लगातार इसमें जो है समसूत्री विभाजन जीवन भर होता रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं स्टेम सेल। ऐसी कोई भी कोशिका जिसमें जीवन भर समसूत्री विभाजन होता है उसको वंश कोशिका के नाम से जानते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। तो ये यहां पर होता है। इसी जो ब्रूनर ग्लैंड्स है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आगे खुलता है, इसी के बीचों बीच में कुछ अन्य जो है पाए जाते हैं, क्या नाम है, ऑर्गन, जिसको कहते हैं पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस भी पाए जाते हैं, पेयर की पिंड पाए जाते हैं। ये जो पेयर्स पैचेस होते हैं इसी में छोटे छोटे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स, और इस लिम्फ नोड से जो है यहाँ पर लिम्फोसाइट बनता है और ये लिम्फोसाइट जो है आने वाले रोगाणु जीवाणु आदि का भक्षण करके यानी माइक्रोफेज के रूप में कार्य करते हैं। तो ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था। स्मॉल इंटेस्टाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि जो भोजन का डाइजेशन होता है और डाइजेशन के साथ साथ जो है एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, अवशोषण की प्रक्रिया होती है, पाचन और अवशोषण दोनों जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये दोनों प्रक्रियाएं जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें सबसे हेल्प जो करता है विलाई एंड माइक्रोविलाई हेल्प करता है, जो भोजन का अवशोषण करता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड और विलाई की कुछ कोशिकाओं से जो है इंटेस्टाइनल जूस का स्राव होता है जो हल्का क्षारीय होता है। 7.2 इसका पीएच 7.8 इसका पीएच मान होता है, जिसके कारण यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसके अलावा जो ब्रूनर्स ग्लैंड भी पाया जाता है जिसके जो नलिकाएं होती है, नलिकाएं से आकर के क्रिप्स ऑफ लीवर कोन की दरारों में ही खुलती है। उसी के बीच बीच में कुछ कोशिकाओं में पेयर्स पैचेस नामक एक छोटा सा पिंड, पीले रंग का पिंड पाया जाता है, जिससे लिम्फ नोड, जिसमें पाया जाता है लिम्फ नोड से लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट रोगाणु जीवाणु आदि का भक्षण करते, मान लेते कोई जीवाणु रोगाणु हमारे भोजन के साथ पहुंच गया तो उसको वहां पर नष्ट करता है। तो ये इसकी बात थी। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरा देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है साइज में छोटा होता है, ध्यान रहे, ये केवल जो है 1.5 से लेकर के अधिकतम 2 मीटर तक ही जो है ये होता है। एक्चुअल में मैक्सिमम 1.5 भी मान के चलते हैं इसको लोग कि इतना लगभग जो है ये रहता है, 1.5 मीटर ये मान लेते हैं। और इसकी जो लेकिन डायमीटर होता है 6 से 7 सेंटीमीटर का होता है। इसका जो डायमीटर होता है ये 6 से 7 सेंटीमीटर का होता है, इसीलिए जो है इसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसमें 3 प्रकार के जो है 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है सीकम। सीकम जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, या इसको कह सकते हैं आर्क साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक थैलीनुमा संरचना जो है ये पाया जाता है। तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है, काफी जो है पाउच लाइक भी कर सकते हैं, पाउच लाइक भी होता है, यहाँ स्ट्रक्चर होता है। जो सीकम होता है ये सीकम आगे चल करके जुड़ा होता है एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से जुड़ा होता है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है ये कभी कभी इसमें कुछ बैक्टीरिया आदि का इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण इसको ऑपरेशन से काट करके हटा देते हैं। इसका कोई प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। कृमि रूपी परिशेषता जो कहते हैं अवशेषण के रूप में पाया जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो कोलन होता है। इस कोलन भाग में जो है यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन होता है, किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है? जो वाटर है एंड सम मिनरल्स, कुछ मान लेते हैं अगर मिनरल्स रह गया है जिसका पाचन नहीं हो पाया है छोटी आंत में, तो उसका और जल का यहाँ पर पुनरावशोषण होता है, जिससे कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है धीरे धीरे ठोस में परिवर्तित होता है। कोलन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है असेंडिंग कोलन होता है, असेंडिंग कोलन। एक जो होता है वो ट्रांसवर्स कोलन होता है, ट्रांसवर्स कोलन। एक जो होता है वो डिसेंडिंग कोलन होता है, और एक जो होता है वो सिग्मॉइड कोलन होता है, क्योंकि यह जो है एस की आकृति में जो है
मुड़ा होता है, इसका नाम सिग्मोइड कोलन रखा गया है। तो इसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है जल का, क्या कुछ अगर मान लो मिनरल्स उसमें बचे तो उसका पुनर्शोषण हो जाता है और धीरे धीरे वो जो है ठोस पदार्थ बन करके तीसरे भाग रेक्टम के थ्रू जो शरीर से बाहर निकल जाता है, रेक्टम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। यहां तक जो सीकम या कोलन है, यहां पर जो है कुछ क्रमाकुंचन गतियां चलती है, लेकिन रेक्टम वाले भाग में क्रमाकुंचन गतियां नहीं होती है। तो यहीं पर आकर के भोजन रुक जाता है। ध्यान दें, जो अपशिष्ट पदार्थ वहां पर रुकता है और फिर इसके जो रेक्टम के थ्रू जो है ये एनस से होकर के जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं और इस प्रकार से भोजन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। यानी जो पूरा भोजन है वो 5 चरणों में यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं अलग से। जैसे सबसे पहले है इंजेशन, मतलब अंतर्ग्रहण। ये अंतर्ग्रहण भोजन को ग्रहण करना और स्टमक तक के भाग में होता है। दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक में डाइजेशन होता है। फिर उसके एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इसको लिखते चले, ये बक्कल कैविटी से स्टार्ट होकर के बक्कल कैविटी से स्टमक तक होता है। डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण रूप से हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण रूप से हो जाता है। एब्जॉर्प्शन केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके एसिमिलेशन, स्वांगीकरण जो होता है, एसिमिलेशन, ये एसिमिलेशन की प्रक्रिया में होता क्या है, जो सरल अणु है उस सरल अणुओं का जटिल अणुओं में संश्लेषण होता है। सरल अणुओं का जटिल अणुओं में संश्लेषण होता है और ये संलग्न होता है, कोशिकीय स्तर का जो है ये होता है कोशिकाओं में होता है और इसी के फलस्वरूप जो है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है स्वांगीकरण की प्रक्रिया में। और एक होता है इजेशन, यानी शरीर से बाहर मल त्याग निकालना, और यह प्रक्रिया यहाँ पर आता है, यहाँ से जो है बाहर निकलता है लार्ज इंटेस्टाइन, क्या नाम है, उसका रेक्टम होता है, उस रेक्टम से निकलता है। यानी कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन इसमें जो पार्टिसिपेट करता है। तो ये 5 स्टेप इसमें आते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इस तरह से जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था वो यहाँ पर, उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम के जो फंक्शन है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।